आज के इस विश्लेषण में हम उस मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, नीट एग्जाम कंट्रोवर्सी। और हम यहाँ सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं करेंगे, बल्कि उन सोर्सेज और फैक्ट्स की गहराई में जाएंगे ताकि इस पूरे मुद्दे और इसके रिपल इफेक्ट्स की सच्चाई हमें ढंग से समझ आ सके। इस कॉम्प्लेक्स इशू को बिल्कुल क्लियर रखने के लिए हमने अपनी इस चर्चा को 5 लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड हिस्सों में बांटा है। पहला, नीट पेपर्स का संकट। दूसरा, पॉलिटिकल मौन और जवाबदेही। तीसरा, भ्रष्टाचार का पूरा इकोसिस्टम। चौथा, बेरोजगारी की असली सच्चाई। और आखिरी, इस सब की जो कीमत हमारे युवा चुका रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द नीट पेपर क्राइसिस। हमारे आज के इस डिस्कशन की शुरुआत यहीं से होती है। नीट 2024 का एग्जाम लीक, ये एक ऐसा मुद्दा था जो इतनी तेजी से आग की तरह फैला कि देखते ही देखते बच्चों को देश के सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 22.5 लाख। इतने बच्चों ने ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिया था। लेकिन सच कहूं तो सोर्स के मुताबिक बात सिर्फ इन 22.5 लाख बच्चों तक सीमित नहीं है। अगर हम मान लें कि एक फैमिली में कम से कम 4 लोग भी होते हैं, तो जोड़ने पर यह आंकड़ा करीब 1 करोड़ तक पहुंच जाता है। यानी देश के 1 करोड़ लोग इस एक सिंगल इवेंट से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है यार, ये लाखों परिवारों के सपनों से जुड़ा एक पूरा नेशनल क्राइसिस है। नंबर 2, साइलेंस एंड पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। यहाँ एनालिसिस एक बहुत ही बड़ा सवाल उठाता है। इतने बड़े संकट के बीच हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से ये अजीब सा सन्नाटा आखिर क्यों है? सोर्स यहाँ बहुत वैलिड पॉइंट सामने रखता है। जो युवा नेता हमेशा यूथ के राइट्स के लिए आवाज उठाते थे, वो अचानक चुप क्यों बैठे हैं? ऐसे भी इंस्टेंसेस दिखाए गए जहां मंत्री बिना बच्चों की चिंताओं को एड्रेस किए बस वहां से चुपचाप निकल गए। एक और पॉइंट जो हाईलाइट किया गया वो ये कि एजुकेशन और हेल्थ जैसी सेंसिटिव मिनिस्ट्रीज में ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाना जिनका उस फील्ड से बैकग्राउंड ही मैच नहीं करता। ओवरऑल ऐसा लगता है जैसे हर पार्टी के लिए इलेक्शंस जीतना आजकल एजुकेशनल क्राइसिस को सॉल्व करने से कहीं ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी बन गया है। और ये बात इस पूरे मुद्दे को कितने शानदार तरीके से इलिस्ट्रेट करती है। एक तरफ हमारा सिस्टम यूपीएससी जैसे टफ एग्जाम्स बिना किसी गड़बड़ी के सालों से करवा रहा है। सोचिए, 97 करोड़ वोटर्स वाले दुनिया के सबसे बड़े नेशनल इलेक्शंस विदाउट फेल स्मूथली हो जाते हैं। तो फिर अचानक ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ 22.5 लाख बच्चों का एग्जाम सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है? ये कंपैरिजन साफ दिखाता है कि प्रॉब्लम सिस्टम की कैपेबिलिटी में नहीं, बल्कि उसकी नियत और एग्जीक्यूशन में है। नंबर 3, द इकोसिस्टम ऑफ करप्शन। चलिए अब उन रीजंस की बात करते हैं जो इन लीक्स के पीछे की असली वजह है। सोर्स बहुत क्लियरली कहता है कि ये पेपर लीक अचानक होने वाली कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है। ये पूरा मामला एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। स्टेप 1, देश में प्रॉपर प्राइवेट जॉब्स की भारी कमी। उससे पैदा होता है स्टेप 2, एक सिक्योर और स्टेबल सरकारी नौकरी पाने के लिए एक्सट्रीम डेस्परेशन। जब ये हताशा बढ़ती है तो सामने आता है स्टेप 3, डेस्परेट फैमिलीज किसी भी तरह सक्सेस पाने के लिए ब्रोकर्स के थ्रू मैसिव पैसा लगाने को तैयार हो जाती हैं। और फाइनली ये सब मिलकर बनाता है एक हाईली प्रॉफिटेबल पेपर लीक इकोसिस्टम। मतलब पेपर लीक होना अब कोई एरर नहीं रहा, ये पूरा का पूरा एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। इसीलिए सोर्स ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग और डीप पॉइंट रखा। जब चीजें सिस्टमैटिक नहीं होती हैं, तब लोग भ्रष्टाचार करने पर मजबूर हो जाते हैं। स्पीकर इस बात पर पूरा जोर देते हैं कि पेपर लीक्स बस एक टूटे हुए सिस्टम का प्रिडिक्टेबल रिजल्ट है। इसको ठीक करने के लिए सिर्फ कुछ दलालों को पकड़ना काफी नहीं है, इस पूरे इकोसिस्टम को रूट से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। नंबर 4, द ब्रॉडर अनएम्प्लॉयमेंट रियलिटी। अब इस प्रॉब्लम को मैक्रो लेवल पर देखते हैं। एग्जाम्स के लिए ये जो बेहिसाब डिस्परेशन है ना, ये हवा में से पैदा नहीं हुई है, ये सीधे तौर पर देश की अनएम्प्लॉयमेंट रियलिटी से जुड़ी हुई है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि यहाँ नैरेटिव्स और ग्राउंड रियलिटी का डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। एक तरफ 4 to 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के क्लेम्स हैं, पर रियलिटी में जॉब्स मिसिंग हैं। हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री बूम होने की बातें सुनते हैं, लेकिन स्पीकर ने ऑब्जर्व किया कि एक होटल में बेसिक 350 रुपीस की पानी की बोतल तक भूटान से इंपोर्ट होकर आ रही है। थ्राइविंग टेक्सटाइल सेक्टर, वहां रोज पहनने वाली आर्म शर्ट्स इजिप्ट और बांग्लादेश से मंगवाई जा रही हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले बेसिक इंडस्ट्रीज आखिर गए कहाँ? और इस सब का नतीजा निकलता है इस डराने वाली डेफिनेशन के रूप में, डेमोग्राफिक डिजास्टर। हम हमेशा अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी यंग पॉपुलेशन के फायदे की बहुत प्राइड से बात करते हैं, पर वार्निंग ये है कि जब यही मैसिव यंग पॉपुलेशन लंबे वक्त तक बेरोजगार, निराश और अपॉर्चुनिटीज से बिल्कुल कट ऑफ रह जाती है, तो ये एडवांटेज एक बहुत बड़े डिजास्टर में बदल जाता है। ये प्रैक्टिकली हमारी सोसाइटी के लिए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। नंबर 5, द कॉस्ट टू द यूथ। अब इन बड़े मैक्रो इकोनॉमिक डिस्कशन से वापस फोकस शिफ्ट करते हैं उस ह्यूमन एलिमेंट पर, उस स्टूडेंट पर जिसे आखिर में इन सब का सबसे बड़ा बोझ उठाना पड़ता है। आज एक बच्चे को क्या क्या फेस करना पड़ रहा है,
वो देखिए, सबसे पहले तो इस पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम से उनका ट्रस्ट पूरी तरह ब्रेक हो चुका है। अगर यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ तो प्राइवेट एमबीबीएस की कॉस्ट लगभग 1 करोड़ रुपए है। ये एक ऐसा क्रशिंग फाइनेंशियल बर्डन है जो आम लोग उठा ही नहीं सकते। ऊपर से री एग्जाम्स होंगे या नहीं, होंगे तो फेयर होंगे या नहीं, इसका इमेंस मेंटल स्ट्रेस अलग। और इस निराशा से बचने के लिए आज हमारा यूथ कहाँ जा रहा है? अनरेगुलेटेड सोशल मीडिया की एंडलेस स्क्रॉलिंग में, जो रियलिटी से डिस्ट्रैक्ट करने का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। ये पूरा विश्लेषण हमें इस सबसे इमोशनली हैवी वार्निंग तक ले आता है। अगर आप नकली डॉक्टर बनाएंगे, नकली पुलिस और नकली टीचर बनाएंगे, तो ये देश किस दिशा में जाएगा? ये एक ऐसी बात है जो डायरेक्टली सोचने पर मजबूर कर देती है। एक स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल देश कभी भी फेक डिग्रीज या कॉम्प्रोमाइज्ड क्रेडेंशियल्स के बेस पर खड़ा नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ आज के इस विश्लेषण को हम इस बहुत ही पावरफुल और प्रोवोकेटिव सवाल पर रोकते हैं। अगर इस सिस्टम से सबका भरोसा पूरी तरह टूट जाए तो इस देश का भविष्य बनाएगा कौन? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सीरियसली रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है।